कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंस 0 to इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 + x⁴ कोस स्क्वायर एक्स। इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक आपने चेक करना है, कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मुतालिक आपको बताता चलूँ। यहाँ पर देखें कि आप अगर सोच रहे हैं कि कोई कंपैरिजन टेस्ट काम करेगा, यहाँ पर कोई कंपैरिजन टेस्ट वगैरह काम नहीं करेगा। ठीक है, इसकी कन्वर्जेंस का मैं एक आपको न्यू स्टाइल आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी जो अपने लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के ऊपर, आप जाकर उन्हें लाजमन देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं या आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व करना नहीं आता, उसके मुतालिक आपने नहीं पढ़ा, तो उसके बाद फिर आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर जो मैंने टेस्ट आपको बताए हैं वो इसकी कन्वर्जेंस के लिए हेल्पफुल नहीं हैं। ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्जेंस डिवर्जेंस चेक करनी है वो ज़रा देखिएगा। लें जी, मैंने लिखा जी इंटीग्रेंड इज़ पॉजिटिव। इंटीग्रेंड किसे कहते हैं? ये जो अंदर वाला हिस्सा है 1/1 + x⁴ cos स्क्वायर x इज़ कॉल्ड इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी सेमी ओपन इंटरवल, बट द कंपैरिजन टेस्ट आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। सो टू सॉल्व, यहाँ से ये लाइन इस तरह लिखनी है, बट द कंपैरिजन टेस्ट एंड अदर टेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल आर नॉट एप्लीकेबल हेयर। सो टू सॉल्व गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कंसीडर दी प्रॉपर इंटीग्रल। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? यहाँ जो नया तरीका कार है वो नया ट्रिक क्या है? न्यू ट्रिक ये है कि मैं इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एक प्रॉपर इंटीग्रल में बदल लूँगा। ठीक है, देखो ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल इसलिए है कि इसकी अपर वैल्यू इन्फिनिटी है। अदरवाइज अगर आप इन्फिनिटी के अलावा और कोई नंबर छोड़ दें, अपर वैल्यू फाइनाइट नंबर लें, तो फिर ये किसी भी नंबर के ऊपर अनडिफाइंड नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंटीग्रेंड इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा हर मरतबा। इम्प्रॉपर इंटीग्रल दो वजह से बनता है, एक तो अपर या लोअर लिमिट में से दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी हो, या फिर आपका अंदर वाला जो हिस्सा है इंटीग्रेंड जो है वो इस डोमेन में, इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है, रेंज इंटीग्रल का, यानी ये वाला जो हिस्सा है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन जो है, उसमें किसी एक पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो, जैसे बीटा फंक्शन में होता है। सही है ना? तो मैंने ये क्या किया, मैंने इसको प्रॉपर इंटीग्रल में बदल लिया, और प्रॉपर इंटीग्रल इस तरह लिया कि इसकी अपर वैल्यू जो है वो एक फाइनाइट नंबर से बदल ली, और डैट इज़ n π। अब अगली चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, और जो कि आपको समझ नहीं आने वाली, और आप गौर करेंगे कि अगर आपने ये क्वेश्चन अगर पहले ऑलरेडी किया हुआ है या किसी बुक में देखा होगा ज़रूर शायद, तो वहाँ पर भी आपको ये कन्फ्यूजन ही रहती होगी। लेकिन इंशाल्लाह ये आज वीडियो ये देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मैंने ये इंटीग्रल लिखा 0 से n π dx ओवर 1 + x⁴ cos स्क्वायर x, ये बराबर है समीशन r = 1 से n r - 1 की पावर पाई ओवर से लेकर r π, और अंदर वाली सारी चीज़ ये है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है जो सबसे बड़ी है कि यार ये समीशन में कैसे बदल गया है, फिर ये लिमिट कहाँ से कैसे आ गई है। कभी शायद आपके जहन में ये बात आ रही हो कि यार जो रिमान इंटीग्रल होता है वो सम की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। भाई सम की शक्ल में लिखा है तो फिर दोबारा फिर इंटीग्रल इधर आ गया। ठीक है, शायद आपके जहन में ये बात आती हो ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा गया है, गौर से देखिएगा। अच्छा जी, अब स्क्रीनशॉट नहीं लेना आपने, ठीक है ना? एक तो आप लोग स्क्रीनशॉट बहुत लेते हैं, है कि नहीं है? यार मेरा भी तो कुछ सोचा करें ना, वीडियोस का इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, कितना ये पता आपको कितने टाइम लग जाता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। अच्छा जी, टाइप करना है, फिर आपको डिस्कस करना है। लें जी, अच्छा मैं बता रहा था कि ये समीशन के फॉर्म में मैंने कैसे लिखा है। आपने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में या इंटर में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। मेरे पास ये एक इंटीग्रल है a से b f(x) * dx। अच्छा, इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक पॉइंट C है जो इसे बिलोंग करता है, तो मैं इस इंटीग्रल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, A से लेकर C, फिर C से लेकर B तक। आप एग्री हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं, ये तो हमें पता है। अच्छा चलो, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास इस इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन में दो पॉइंट हैं C1 और C2 जो इससे बिलोंग करते हैं, और C1 और C2 में से C1 छोटा है, C2 बड़ा है। तो मैं आपको कहूँ कि ये जो मेरे पास इंटीग्रल है a से b f(x) * dx, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? a से लेकर C1 f, फिर C1 से लेकर C2 तक, फिर C2 से लेकर B तक f। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा जा सकता है।
अच्छा, अब मैं कहूँ कि इसमें एक तीसरा पॉइंट C3 भी है, C4 भी है, C5 भी है, ठीक है। तो अगर और इनमें C1 सबसे छोटा है, फिर C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5, तो सबको ऐसे लिख सकते हैं सम की शक्ल में? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या इसको फाइनली ऐसे नहीं लिखा जा सकता? ये समीशन आ गया, फिर यहाँ पर इंटीग्रल आ गया, और C की मैं कुछ वेरिएशन ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, CI से लेकर CI तक f(x), इन सब को सम करके कि इस सम को मैं जब ओपन करूं तो ये सारी चीज़ें बने। अब मिसाल के तौर पर मैं सीधा सीधा अपने पॉइंट की तरफ आता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रल 0 से लेकर n पाई तक, ऐसे ही है, और अंदर जो चीज़ है वो उसको मैं यहाँ पर उसको रहने देते हैं। मेन ये है कि ये समीशन का आपको प्रॉब्लम है और ये लिमिट की आपको प्रॉब्लम है। ये मैंने लगा दिया समीशन r इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n, और इसको मैंने लिख लिया r-1 पाई से लेकर r पाई तक, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, असल में दर हकीकत बात ये है कि ये मेरे पास इंटीग्रल है, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से लेकर n पाई। मैंने इसके अंदर पॉइंट तलाश किए हैं ये वाले। क्या इसके अंदर पाई है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या 2 पाई है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। क्या इसके अंदर 3 पाई है? बिल्कुल है। 4 पाई है? बिल्कुल है। अप टू सुन चलता रहेगा। r पाई है? r कोई नंबर है जो n से छोटा है? आप कहेंगे बिल्कुल है। अप टू सुन चलता रहेगा। क्या इसके अंदर n पाई है? आप कहेंगे जी बिल्कुल है। 0 पाई है? 0 पाई मतलब 0 है। ये तमाम पॉइंट्स क्या हैं इसके अंदर हैं, और आप जानते हैं 0 छोटा है पाई से, पाई छोटा है 2 पाई से, 2 पाई छोटा है 3 पाई से, अप टू सुन ये सारा चलता रहेगा। तो अब आप ज़रा गौर करो कि अगर मैं इन सब को ऐसे लिखूँ, पहले स्टार्ट करूँ 0 से लेकर पाई तक, फिर पाई से 2 पाई तक, फिर 2 पाई से लेकर 3 पाई तक, फिर अप टू सुन चलता जाए r-1 पाई से लेकर r पाई तक, अप टू सुन चलता जाए, आखिरी नंबर आ गया मेरे पास n-1 पाई से लेकर n पाई तक। अब इनको ज़रा मैं सारा समीशन करके इकट्ठा लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, r इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n, r-1 पाई से लेकर r पाई। इसको ज़रा ओपन तो करें, r की जगह ज़रा यहाँ पर 1 पुट करें, तो r की जगह 1 पुट करें तो नीचे बनेगा 0 पाई, ऊपर आएगा 1 पाई। ये पहला इंटीग्रल बन गया। फिर r की जगह 2 पुट करें, 2 पुट करोगे तो नीचे बनेगा पाई, ऊपर आ गया 2 पाई, बन गया। फिर आगे r की जगह 3 पुट करो, ये बनेगा 2 पाई, ऊपर आएगा 3 पाई। तो ये सबको क्लोज फॉर्म में, ये इसकी क्लोज फॉर्म है, और अगर इसको ओपन करें तो ये सारा है, और ये सारा है किसके इक्वल? ये सारे सब का सम कर लो। कैसे सम करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये 2 है, ये 2 इंटीग्रल हैं, इनको अगर क्लोज करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सेंटर वाला पॉइंट छोड़ देंगे, a और b आ जाएगा। इन तीनों को क्लोज करके लिखना है तो सेंटर वाले पॉइंट C1 छोड़ दें, C2 छोड़ दें, बाकी रह गया a से b। तो भाई अगर इसको क्लोज करके लिखना हो तो यही बनता है ना, पाई से छोड़ दें, 2 पाई 3 पाई सारे छोड़ दें, एक 0 आएगा और एक n पाई आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपके पास बनता है ना सारा, इसको ऐसे करके उसने लिखा हुआ है। क्लियर होगी? तो ये छोटा सा पॉइंट था, उसके लिए बताने के लिए काफ़ी खैर टाइम चलेगा हमारा, लेकिन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। ले जी, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको सम की फॉर्म में लिख लिया, इसको मैंने कह दिया 1। मैंने लिखा जी कि फॉर ऑल x बिलोंग टू दिस इंटरवल r-1 से लेकर r पाई वी हैव। आपने ज़रा ये अंदर वाली जो चीज़ है cos स्क्वायर x, इसका ज़रा इसको चेक करना है, ठीक है। ये क्या आंसर निकलता है इसका? cos स्क्वायर x के बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूँ कि इधर वाले जो cos स्क्वायर x है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ n-1 इंटू पाई की पावर 4 से, और इधर वाले cos स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ x की पावर 4 से। तो आपने बताना है कि कौन सी साइड वाला cos स्क्वायर x जो है वो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये इधर मैंने ये लिखना भूल गया, इसके साथ आएगा cos स्क्वायर x, ठीक है। मतलब इधर वाले को r-1 की पावर पाई, r-1 इंटू पाई की पावर 4 से, और इधर वाले को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें, मैंने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग टू, जब आप ये कहते हैं ना कि हमारा x बिलोंग करता है इस इंटरवल ए बी से, मिसाल के तौर पर, तो आप फिर जानते हैं कि ऐसी सूरत में आपका x जो होगा वो या a से ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है या फिर हमेशा बड़ा होगा इससे, और b से हमेशा छोटा होगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा, ऐसे ही है ना। तो जब मैंने कहा कि x जो है वो इस इंटरवल के दरमियान में है, तो फिर पक्की बात है आपका x या तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोअर पॉइंट के बराबर हो सकता है या फिर इससे बड़ा होगा। तो फिर जाहिर सी बात है कि इधर आपने r-1 इंटू पाई की पावर 4 ली और इधर x की पावर 4 ली, तो फिर आपकी x की पावर 4 बड़ी होगी r-1 इंटू पाई की पावर 4 से। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब दूसरा काम मैंने क्या किया, दोनों तरफ फिर 1 प्लस कर दिया। ये वाली नीचे वाली फॉर्म बनानी है।
इधर भी 1 प्लस कर दिया इसके साथ भी, और इधर भी 1 प्लस कर दिया। ये आ गया 1 प्लस आर माइनस 1 की पावर 4 इंटू पाई की पावर 4 कोस केयर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू कोस केयर एक्स। अब ये चीज़ है डिनोमिनेटर में, तो मैंने दोनों तरफ इसको उल्टा दूंगा। अब आप जानते हैं कि अगर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर जो बड़ी चीज़ है वो छोटी हो जाती है, छोटी चीज़ बड़ी हो जाती है। लेकिन जी रेसिप्रोकल लिया तो मैंने जैसे बताया कि छोटी चीज़ ये आ गई, बड़ी चीज़ छोटी हो गई, छोटी चीज़ ये आ गई। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया आर माइनस 1 की पावर से आर माइनस 1 पाई से लेकर आर माइनस 1 इंटू पाई से लेकर आर पाई तक, इधर भी और इधर भी। ये वाली जो साइड है इसको मैंने नाम रख लिया के आर। आप कुछ भी नाम रख लें, अल्फ़ा बीटा गैमा जो मर्जी रख लें। मैंने इसका नाम आसानी के लिए के आर लिख लिया ताकि बार बार इसे ना लिखना पड़े इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को। अब मैं यहाँ पर इस इंटीग्रल को थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, मैं एक सब्स्टिट्यूशन लेने लगा हूँ। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है आप कहेंगे मैंने कैसे ली है, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने नहीं ली, जिसने फर्स्ट टाइम ये इंटीग्रल को सॉल्व किया होगा उसने ये सब्स्टिट्यूशन ली होगी। तो पुट x इज इक्वल टू आर माइनस 1 इंटू पाई प्लस वाई, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन पुट कर ली यहाँ पर। मैंने अब जाहिर सी बात है जब आप जानते हैं कि इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं। जब आप यहाँ पर मैंने लिखा कि व्हेन x इक्वल है आर माइनस 1 इंटू पाई के बराबर, तो यहाँ पर आप पुट करें इस साइड पर x की जगह आर माइनस 1 इंटू पाई, तो y कितना निकलेगा 0। जब आप x पुट करोगे यहाँ पर आर पाई तो y निकलेगा पाई के बराबर। और अगली चीज़ आप यहाँ पर dx लेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इसके ऊपर dx लिया तो r क्या है, कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीज़ जीरो, ये सारी चीज़ जीरो हो जाएगी, dx बराबर आ जाएगा dy के। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा लो जी, मेरे पास ये जो गिवन इंटीग्रल है ऊपर वाला ये बदल जाएगा इस तरह। लोअर लिमिट हमारी 0 आ गई, अपर लिमिट पाई आ गई, dx की जगह dy आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस आर माइनस 1 की पावर 4 इंटू पाई की पावर 4, और अगली चीज़ x की जगह मैंने लिखा कोस स्क्वायर आर माइनस 1 इंटू पाई प्लस वाई। लो जी बात अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। कोस स्क्वायर आर माइनस 1 की पावर पाई प्लस वाई ये सारा बराबर है, ये सारी चीज़ बराबर है सिर्फ कोस स्क्वायर वाई के। वो कैसे? ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कोस आर माइनस 1 पाई प्लस वाई है ये बराबर है प्लस माइनस कोस वाई के, अकॉर्डिंग एज आर इज़ इवन और ऑड। नहीं समझे बात को? देखो जी गौर से ज़रा देखिएगा। अब मैंने कहा है कि इसका आंसर या तो माइनस कोस है, कोस वाई है, या प्लस कोस वाई है। अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आर किस तरह का, इवन है या ऑड है। आप फ़र्ज़ करते हैं कि आर को यहाँ पर पुट करते हो 1 के बराबर, आर 1 पुट करोगे तो ये सिंपल कोस वाई रह जाएगा, दिस इंप्लाइज इसका आंसर कोस वाई आ जाएगा। आप पुट करते हो आर इक्वल टू 2 तो ये आएगा कोस 2 माइनस 1 1 कोस पाई प्लस वाई। अब पाई प्लस वाई किस क्वाड्रेंट का एंगल है, पाई प्लस वाई, दिस इज़ पाई प्लस वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, दिस विल बिकम माइनस कोस वाई। भाई वो जानते हो ना आप, कोस पाई प्लस थीटा अलाइड एंगल, दिस इज़ माइनस कोस थीटा। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो आपने देखा जब आर इवन है तो इसका आंसर माइनस कोस वाई है, जब आर ओड है तो इसका आंसर प्लस कोस वाई है। लेकिन अगर हमारे पास ये माइनस कोस वाई हो या प्लस कोस वाई हो, लेकिन हमने निकालना है कोस स्क्वायर आर माइनस 1 इंटू पाई प्लस वाई। भाई इसका आंसर अब इसको ऐसे लिखोगे ना आप, कोस ऑफ आर माइनस 1 पाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब अंदर वाली चीज़ सारी या तो प्लस कोस वाई है या माइनस कोस वाई है, और बाहर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या होगा, खाली ये रह जाएगा कोस स्क्वायर वाई। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है इधर कि ये सारी चीज़ जो है वो कोस स्क्वायर वाई के बराबर है। अब आगे इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर वाई से डिवाइड कर देता हूँ। मैंने बताया कि क्वेश्चन में ना बड़ा जानदार क्वेश्चन है और बड़ी चीज़ें हैं इसमें छुपी हुई। ठीक है, एक तो आपको ये पता लगा इस क्वेश्चन में कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व कैसे करते हैं, मतलब ये नई टेक्निक है जहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट वगैरह फेल हो गए। दूसरा यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको देखें नई तरीकाकार से मिली है। अभी तक मेरा वीडियो लाइक तो नहीं की होगी, ना ही शेयर की होगी, ना चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, कर दें यार, इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो ये थोड़ा बहुत तो रिवार्ड दिया करें ना आप। ले जी, मैंने लिखा जी कि मैंने उसको अच्छा यहाँ पर ना एक और पहले डिवाइड करने से पहले एक काम मैंने ये किया दोबारा। एक ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, डेफिनेट इंटीग्रल की, 0 से लेकर 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये ऐसे है तो ये जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट ये हाफ हो जाती है, 2 शुरू में आ जाता है, यानी इंटीग्रल हो जाता है डबल।
ये हो जाता है कब, अगर ये शर्त को पूरा करता है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हो एफ ऑफ एक्स के। मतलब क्या है, इसको मैं आसानी से लिखूँ तो ऐसे है, एफ ऑफ अपर लिमिट बराबर हो अगर एफ ऑफ एक्स के, ठीक है, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स बराबर हो अगर एफ ऑफ एक्स के, तो फिर ऐसी सूरत में इस इंटीग्रल को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। अब देखना ज़रा, गौर करना ज़रा। ले जी, ये मेरे पास है फंक्शन एफ ऑफ वाई, हमारा एफ ऑफ वाई, सॉरी यार ये इंटीग्रल नहीं आना, ये हमारा अंदर वाला जो हिस्सा है इंटीग्रल के वो ये है, एफ ऑफ वाई है। मैंने चेक करना है कि क्या एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस वाई और एफ ऑफ वाई बराबर आते हैं। अपर लिमिट मेरे पास है यहाँ पर पाई, तो एफ ऑफ पाई माइनस वाई का जवाब अगर एफ ऑफ वाई के बराबर हुआ तो मैं जो इंटीग्रल था ना उसको दो डबल करके ऊपर वाली लिमिट को हाफ कर दूंगा। देखो पाई माइनस वाई निकाला ना, ये चीज़ कांस्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट। सिर्फ इधर चेक करना है आपने, कोस स्क्वायर वाई में आपने चेक करना है कि कोस स्क्वायर पाई माइनस वाई का आंसर क्या निकलता है। कोस पाई माइनस वाई, दिस इज़ कोस पाई माइनस वाई का स्क्वायर। कोस पाई माइनस वाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पाई माइनस वाई लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, दिस विल बिकम माइनस कोस वाई, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, दिस विल बिकम प्लस कोस स्क्वायर वाई। तो आपने देखा कि कोस स्क्वायर पाई माइनस वाई का आंसर वही है जो कोस स्क्वायर वाई का आंसर है, यानी कि एफ ऑफ पाई माइनस वाई बराबर एफ ऑफ वाई, यानी एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस वाई बराबर एफ ऑफ वाई के। तो मैं इस वजह से अपना जो दिया हुआ इंटीग्रल है उसकी अपर लिमिट को हाफ कर रहा हूँ, यानी पाई थी पाई बाई 2 कर लिया, 2 बाहर ले गया, बाकी अंदर वाली चीज़ वैसे की वैसी आ गई। अब मैं करूँगा डिवाइडिंग नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर वाई। वी हैव, ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर वाई, यहाँ पर 1 पर डिवाइड किया कोस स्क्वायर वाई को, दिस इज सीकेंड स्क्वायर वाई, यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ 1 रह गया। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर वाई को मैंने आप जानते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सीकेंड स्क्वायर को मैंने टेन स्क्वायर में बदल लिया, दिस विल बिकम टेन स्क्वायर थीटा, आगे 1, वो जो 1 है वो आना है वो इसके साथ जोड़ दिया, ये 1 आ गया, और मैं ऊपर अंडर लेकर इसका स्क्वायर कर लिया, एक स्टेप ज़्यादा डायरेक्ट एडवांस कर दिया मैंने। अब ये करने के बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक फार्मूला आप जानते हैं, डी एक्स ओवर वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ई प्लस कांस्टेंट सी। तो इसको और इस फार्मूले को कंपेयर करें तो हमारा जो x है यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारा x आपको नज़र आएगा tan y के बराबर, ऐसे ही है। तो यहाँ पर x tan y के बराबर है और कांस्टेंट a, ये सारा अंडर रूट जो है वो a के बराबर है। तो भाई इस फार्मूले में ये सारी चीज़ें पुट करनी है, 1/a ये सारा कांस्टेंट आ गया, आगे tan इनवर्स ये फार्मूले के अंदर है, आगे लिखना है x, तो x मैंने बताया tan y के बराबर है, आगे लिखना है a ये सारा अंडर रूट वाली चीज़ है, ठीक है। इस फार्मूले को गौर से देखो और फिर ये इसके ऊपर अप्लाई करो। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, लोअर पर तो ये सारा 0 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कहाँ करनी है? सिर्फ इतने हिस्से पर, पीछे तो आई कुछ नहीं ना, ये तो वैसे ही आएगा। ले जी, यहाँ पर पुट किया y की जगह पाई बाई 2, तो tan पाई बाई 2 कितना होता है? इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी, सारा इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी नीचे इसके ऊपर इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे सारा इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना बनेगा? दोबारा tan इनवर्स इन्फिनिटी लें तो वो फिर पाई बाई 2 आएगा, वो पाई बाई 2 और ये वाला 2 आपस में कट जाएंगे, तो बाकी आपके पास सारा ये पाई रह जाएगा। तो इसमें लिमिट अप्लाई करके ये सारा काट दिया, ये हमारे के आर की वैल्यू आ गई है। अब के आर निकला है, इसको मैं उठा के 2 में पुट कर लेता हूँ। अब 2 क्या थी पता? 2 कहाँ थी भाई, फिल्म कहाँ से शुरू हुई थी? ये है, ये हमारे पास के आर है। इसमें इस सारे का आंसर जो है वो सारा ये निकला है, ये पाई ओवर अंडर रूट r माइनस 1 की पावर 4 पाई की पावर 4 प्लस 1, ये सारा आंसर निकला है के आर का। इधर इसको पुट कर देंगे इस आंसर को, और ये आगे ये सारी चीज़ आ जाएगी लेस देन जो भी इसका आंसर आया अभी, यानी ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते हैं आगे पार्टी क्या कहती है। अच्छा जी, लो जी, 2 में पुट कर दिया, ये हमारे पास 2 बन गई सारी, ये लेफ्ट साइड आ गई, ये आ गई, ये आ गई लेस देन जो आंसर निकला है। अब मैंने लिखा है टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड। अब ये समीशन ले लिया मैंने, समीशन कहाँ से क्यों लिया वाला? वो जो शुरू में नहीं समीशन हम लेके चले थे प्रॉपर इंटीग्रल में, ये वाला, ये यहाँ से समीशन लिया था ना ये सारा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समीशन लूँगा तो ये वाली साइड आ जाएगी, ये आ जाएगी सारी चीज़, ये सारी साइड ये निकालना है असल में ये जो 1 है ना, देखो 1 की ये वाली साइड ये है, और ये कहाँ से बनी है? ये प्रॉपर इंटीग्रल था, और ये प्रॉपर इंटीग्रल कहाँ से चला था? इम्प्रॉपर से। एंड में मैं असल में ये करूँगा, मैंने कीमत निकालनी है इसकी, एंड में यहाँ पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लूँगा ना, जब n को इन्फिनिटी लूँगा तो ये सारी चीज़ वो बन जाएगी, ठीक है। इधर भी समीशन पर भी इन्फिनिटी ले लेंगे। अब ये समीशन किस लिए अप्लाई किया है कि ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर ली है,
इसके ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया, ये समीशन इधर भी और इधर भी। क्लियर होगी बात क्या नहीं? लो जी समीशन अप्लाई कर दिया। समीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पर क्या किया जी मैंने, यहाँ पर ये वाली सारी साइड तो ऐसे ही आ गई नीचे, ये समीशन गायब हो गया, इसमें बन गया, ये समीशन ख़त्म हो गया और ये 0 से n पाई आ गया। कैसे वाला? वो यार वो शुरू में देखा नहीं आपने, शुरू में ये सारी जो समीशन था ये किसके बराबर है, ये सारा इसी को तो तोड़ के समीशन में बदला है। ठीक है, तो ये समीशन की जगह सारा हटा के ये लिख दिया 0 से n पाई dx ओवर 1 प्लस x ओवर 4 cos square x, ये लिख दिया, लेस देन आ गया दिस। नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ आपने इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, अब अगर मुझे ये पता लग जाए ना कि ये वाली जो साइड है ये सारी सीरीज़ बन गई है, सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ रियल नंबर, इसकी अगर मुझे पता लग जाए ना कि ये कन्वर्ज करती है डिवर्ज करती है, तो फिर क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से। अगर ये कन्वर्ज कर गया ऐसा, तो कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, डेट इज़ अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, ये कन्वर्ज कर गया, फाइनाइट नंबर आ गया, आपका इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट नंबर से छोटा हो गया, इसका मतलब ये कन्वर्ज कर देगा आपका। और अगर ये कन्वर्ज ना किया तो फिर आपका इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। मैंने लिखा जी बाय यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट विद आइलर सीरीज़, आप अपनी इस सीरीज़ का इस आइलर सीरीज़ के साथ कंपैरिजन करवा के देख लें, क्योंकि मुझे ये नहीं ना पता कि ये जो सीरीज़ आपकी बनी है राइट साइड पर वो कन्वर्ज करती है डिवर्ज करती है, तो मैंने इसका कंपैरिजन किया आइलर सीरीज़ के साथ 1/r² के साथ। अब आप अपने वो जो इनफाइनाइट सीरीज़ आप पढ़ के आए हो अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में, और उसमें आपने सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के मतलब पढ़ा हुआ है, तो उसको इस्तेमाल करें, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके ये चेक कर लें। तो ये वाली जो सीरीज़ है इसके साथ जब आप चेक कंपेयर करेंगे तो ये वाली सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती है तो लिहाजा मैंने बताया था इंटीग्रल की दूसरी साइड कन्वर्ज कर देगी, हैंस द इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी कन्वर्जेस, ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ज करता है जी। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको पहले बताया।